atomic mass, proton and neutron that exist in the nucleus. Mass number is what? Mass number क्या था? Sir, the total number of neutron plus proton. Known as the mass number. Mass number is equal to number of proton plus number of neutron. Number of proton plus number of neutron. Number of proton plus number of neutron. This is known as the mass number. Atomic mass. Mass of nucleons. Mass of neutron plus Mass मतलब mass of proton plus mass of neutron. Advanced language. Go ahead. Let's next. Proton plus mass of neutron. ये देख लेना, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। एनुअल AMU होता कितना? 1/12 of carbon C12 weight. हाँ, तो उनको एटॉमिक मास मानते हैं 1 AMU. It is equal to 1/12 of the mass of carbon 12. इधर ये एटॉमिक मास। और ध्यान रखना कि 1 AMU it is equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी निकलती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ, ज़्यादा एनर्जी थी, इसलिए न्यूक्लियस एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अरे आगे इसके बाद अरे न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स you know, it's the force which binds the proton and neutron inside the nucleus, that is known as the nuclear force. Note down the different properties are given for the nuclear force. Different properties are given for the nuclear force. First property: nuclear forces are the strongest attractive force. First point. First point, nuclear forces are strongest attracting forces in nature. Strongest attracting forces in nature. They are short range forces. Second point, they are short range forces. They are effective up to 2 to 3 Fermi. Fermi means 10 power minus 15 मीटर। इतनी डिस्टेंस पर ये जो है वैलिड है। फ्रॉम न्यूक्लियन। मैंने दो प्रोटॉन या दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस अगर इतनी है तभी वो वैलिड एग्जिस्ट करते हैं। दे आर नॉट नोन, दे हैव द चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस
Fourth point, this fifthly, Fourth. they show the saturation effect. They show the saturation effect, that is, nucleon can attract So they show saturation saturation effect. effect. That is, nucleon can attract only with neighboring nucleon. Only with neighboring nucleon. और उसके बाद वाला पॉइंट लिख लो, दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस न्यूक्लियन। और उसके बाद वाला पॉइंट जो भी है लिख डालो, दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। नॉन सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज दे डोंट एक्ट along, that is they don't act along line joining the center of two nucleons. Line joining the centers of two nucleons. They are non-central forces, that is, they don't act along line joining the centers of the two nucleons. Centers of the two nucleons. ये प्रॉपर्टी होती है, अभी आया था एग्जाम में कि न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टी, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। कंजर्वेटिव तो होता ही है, वैसे भी जितना भी वो है, हाँ सब फोर्सेज कंजर्वेटिव में आता है, लेकिन कितनी प्रॉपर्टी लिखनी है? 5-6 लिखे, 3-4 लिखने को आता है। 5 है। मास डिफेक्ट देखना, मास डिफेक्ट देखना, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता क्या है? Mass defect here it is found that the mass of proton and mass of neutron, it is always greater than the mass of nucleus. ये ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जब न्यूक्लियस के बाहर, ध्यान रखना, तो इसका जो मास है, और जब ये न्यूक्लियस में चले जाते हैं तो इसका मास, टोटल न्यूक्लियस का मास इसके मास से कम होता है। जब ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं तब इसका मास और इसका और जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका ये जो है मास न्यूक्लियस का, इट इज ऑलवेज लेस देन दिस मास। होता ऐसा क्यों है कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है, मतलब जब न्यूक्लियस बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और हमने आइंस्टीन में पढ़ा है, आइंस्टीन का, कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कुछ मास रिलीज हो जाता है। एनर्जी और मास इंटरट्रांसफरेबल है ना, तो इसका मतलब कुछ मास डिफेक्ट आ जाता है, इसे ही हम मास डिफेक्ट कहते हैं। यही जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके फॉर्मेशन के समय, उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वही एनर्जी अगर दे दिया जाए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेट हो जाते हैं, तो उसीलिए बाइंडिंग एनर्जी की डिफिनीशन दी जाती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। सर तो सेपरेट होंगे तब तो मास और कम हो जाएगा। जब सेपरेट करेंगे तो उतनी एनर्जी देंगे, मास बढ़ जाएगा, तो मास बढ़ जाएगा, तब इतना हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? Yes, तो sir. नोट डाउन मास डिफेक्ट। Here, mass defect can be defined as it is. Mass defect can be defined as it is the difference between
it is the difference between mass of proton, mass of neutron, Mass of proton. sum of mass of proton and neutron, sum of mass of proton and neutron, and the mass of nucleus. It is the difference between sum of mass of proton and the mass of neutron And the mass of nucleus. Mass of nucleus. Here, mass defect is equal to delta m. It is equal to ZMP. You know that atomic number, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z कहते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन अगर mp है तो ZMP। अच्छा, टोटल मास नंबर को अगर A ले लें और प्रोटॉन हमारा कितना हो गया Z, तो A माइनस Z इज इक्वल टू n हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो दिस इज इक्वल टू A माइनस Z m n क्लियर माइनस सर वो ऊपर वाला A नहीं सर वो ये माइनस जेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके A होता, उसमें से हमें अगर ये टोटल A है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसमें से अगर हम Z निकाल दें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन A में से अगर हम प्रोटॉन निकाल दें कितना न्यूट्रॉन नहीं बचेगा? न्यूक्लियस A में से प्रोटॉन हाँ, तो it is equal to Z अगर करेंगे तुरंत दे दिया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएगा। टोटल तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन निकाल देंगे न्यूट्रॉन नहीं बचेगा। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा A मास नंबर, और फिर जेड Z is the atomic number, mass number, it is atomic number. खून कर दूंगा। It is mass number, this is atomic number. Is it clear? Yes, sir. So their mass defect it is equal to mass of proton, mass of neutron minus mass of nucleus. ये इसको ध्यान में रखना है कि mass of nucleus. बड़ा है। न्यूक्लियस का मास कम होता है, बस कुछ एनर्जी लिबरेट हो जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर का फॉर्मेशन है वह जो होता है यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कुछ एनर्जी। अब जैसे मान लो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अब इसको जब हमने न्यूक्लियस बनाया, देखो मास का लॉस हो गया ना, और ये एनर्जी हो गई। अब ये ऐसे हो गया, अब इतना देंगे तब अलग होगा, जितना भागा था उतना ला के इसमें डाल दे तब अलग हो, उसकी जगह बन गई। बात समझ आ रही है? तो ये ध्यान में रखना, एक्सोथर्मिक होता मतलब एनर्जी बाहर निकलती है। इट इज प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन, इसका मास तौल दिया गया, अब इसे न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस जब ऐसे बना, यहाँ के बहुत कम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं ना, गिर गया नहीं पड़ते, अभी कटने जब जो एनर्जी निकल गई तो ये जो है अब ये न्यूक्लियस बन गया, कुछ एनर्जी निकली है ना, उतनी एनर्जी अंदर डाल दिया जाएगा मास, तो फिर अलग हो जाएगा। इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी निकलती है दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज मास डिफेक्ट, इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान रखना, ये हमें माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी। दिस इज नोन एज द मास डिफेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। और यही बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास डिफेक्ट के बाद आता है बाइंडिंग एनर्जी। सर बस इस इक्वेशन को लिख के छोड़ देंगे, इसमें कुछ प्लस माइनस वगैरह। अब क्या हो गया, इन है बट वैल्यू डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हाँ, इसमें वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल दे देगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो दिया वो सब दिया रहेगा। कर देगा दिस इज मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी। और इस मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी जो लिबरेट होगी
उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। दस बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान में रखना, थोड़ा लिख भी लो, बाइंडिंग नहीं रह एनर्जी, पाता बाइंडिंग सर समझ एनर्जी, लीजिए, मैंने बता रहा है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी की डिफिनेशन भी लिख लो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, energy required to separate the proton and neutron from the nucleus is known as the binding energy. Energy required to separate the proton and neutron from the nucleus is known as the binding energy. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। उसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ध्यान में रखना। दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन करना है। तो बोलो वही अभी पढ़ा दे। ये ध्यान में रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इट मींस हियर यू सी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। Here नींद आ रही है। ZMP plus A minus ZMN minus mass of nucleus C square upon mass of number of nucleon, मतलब mass number। क्लियर? ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। It can be defined as it is energy required to separate the proton, one proton and one neutron। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, that is known as the binding energy per nucleon। Energy required, note down, energy required to separate one proton and one neutron from the nucleus, it is known as the binding energy per nucleon। Binding energy required to separate the proton, one proton and one neutron from the nucleus is known as binding energy per nucleon, is known as binding energy per nucleon। ध्यान रखना। तो ये हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। सर ये तो वही होता होगा 182 करके जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऐसे है। हाँ। सर श्रेयांश को समझा रहा है, समझ लीजिए। वही आगे पढ़ा दे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व देख लेना, तो देख लेना जरा इसको। मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच हम कर्व ड्रा करते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बस आवाज एकदम ही। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हियर, यहाँ पे है, और यहाँ पे मास नंबर हम ड्रा करते हैं, मास नंबर। तो ध्यान में रखना, 2 4 6 8 10 ऐसे करके लिखते हैं। ऐसा कुछ आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें 1H1
1H2 ऐसे लेते हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारे पास मिलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो आयरन की हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो तेरे कितने पावर है? ये लास्ट में हमारे पास यूरेनियम 92 यूरेनियम माइनस 235 एक ऑक्सीजन। ओ ये देख लेना, जब बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉ किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो फिर हीलियम कार्बन 6C12 8 और 16, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से एक चीज पता करते हैं कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब आयरन की एक उसके अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट आयरन, उसको तोड़ना बड़ा कठिन, और इसीलिए सबसे स्टेबल है नेचर में। सबसे स्टेबल आयरन, पूरी बिल्डिंग, रेलवे ब्रिज, रेल की पटरी, ट्रेन, हर जगह आयरन अखंड खड़ा। आयरन मैन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सब गोल्ड से अगर बना दिया जाए रेल की पटरी, एक बार अगर पटरी चली गई तो पटरा हो जाए। अरे सर उसको मेरे लोग की पढ़ाई इससे पहले सब उसकी कोई एक्चुअली हुआ जब ज्यादा हो जाएगा तो उसकी यूटिलिटी इतना बेकार है, मैंने सबसे निकम्मा गोल्ड है। कोई काम में बिल्डिंग बना सकता है, सजने के रेल काम की आता है। पटरी बना सकता है, तो गोल्ड तो ऐसे भी यूजलेस मटेरियल है। हाँ, बस लोगों को लूटने के काम आता है। वो चूंकि रेयर है इसलिए उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, अननेसेसरी, मैंने सबसे निकम्मा जिसको कहते वही। सोने की अंगूठी पहन के बोला मतलब कुछ नहीं, कर नहीं, वो मतलब यूजलेस है, कम है, इसलिए उसे माना गया कि अभी लोहा बहुत पर्याप्त मात्रा में है और सबसे ज्यादा यूटिलिटी उसी की। मतलब कुछ का गोल्ड है। मतलब ये काट this is binding energy curve. Here you see what we get the information from this binding energy curve. Here smaller nuclei has the lesser binding energy. Note down from the binding energy curve, मतलब a curve is drawn between the binding energy per nucleon and the mass number. It is known as the binding energy curve. Clear? And from this binding energy curve, we find that the smaller nuclei has the lesser binding energy. Smaller nuclei has the lesser binding energy. So they are less stable. Has the Lesser binding energy. याद करना पड़ेगा सारी वैल्यूज। नहीं, 2-3 का याद करके सब याद रहता है, खाली इसको रख दिए यहाँ रख दिए, इतना नहीं याद। नहीं ऐसे बनाने को नहीं, जैसे वैल्यू जो आएगी हाँ, इतना रखना पड़ेगा। बाइंडिंग स्मॉलर न्यूक्लियाई हैव द लेसर बाइंडिंग एनर्जी हियर एंड द आयरन हैव द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी। Iron has the highest binding energy. So iron has the highest binding energy. So iron is the most stable. Iron is most stable. And here uranium has the lesser binding energy.
than the iron. So uranium is less stable. So uranium is less stable. सर तो ऐसा क्या है यूरेनियम में जो उसको एटम बम में यूज किया जाता है छोटे अभी न्यूक्लियर बता रहा हूँ। सर पहले शांत रहो। It is the lesser binding energy. It is the lesser binding energy. फिर वो 92 यूरेनियम 92 uranium to 35. It is the lesser binding energy. So this is the less stable than the iron. So this will be less stable than the iron. Is it clear? ये देख लेना इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो लेस स्टेबल होगा, जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ये मिडिल वाले जितने होंगे एलिमेंट सबकी बाइंडिंग एनर्जी हेवियर वाले से अधिक है, मिडिल की बाइंडिंग एनर्जी स्मॉलर वाले से भी अधिक है। every material has a tendency to get the stability पाना चाहते हैं। So smaller nuclei has a tendency to form the bigger nuclei and to get the greater stability. इसीलिए छोटे न्यूक्लियाई में फ्यूजन पाया जाता है, इसे एटम बम बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन बम बनता है। तो ध्यान में रखना कि स्मॉलर न्यूक्लियाई has a tendency to form the bigger nuclei for greater stability. This is known as the nuclear fusion. उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ध्यान में रखना। Smaller nuclei has a tendency to form the bigger nuclei for greater stability. इसका मतलब जब एक कंबाइन करते हैं एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी तो ये जो है यही एनर्जी हमारा हाइड्रोजन बम में यूज किया जाता है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? व्हेन द स्मॉलर न्यूक्लियाई combine and form the bigger nuclei, a large amount of energy is released. This is known as the nuclear fusion. When smaller nuclei combine, form the bigger nuclei, and the enormous energy is released, this is known as the nuclear fusion. The nuclear fusion is used in the hydrogen bomb. ध्यान में रखना, nuclear fusion is used in the hydrogen bomb. और सर पावर प्लांट में nuclear fission यूज किया जाता है। Here you see, from this binding energy curve we find that the heavier nuclei like uranium have the lesser binding energy than the middle ones. जो middle में हैं उनसे इनकी binding energy कम है, so they are less stable than the middle ones. This is the reason for greater stability. फिर और एक Here you see from this binding energy curve, the heavier nuclei like uranium has the lesser binding energy than the middle ones. Middle में और कई है, हमने केवल आयरन लिखा है, middle ones. So they are less stable, इसलिए less stable है। For greater stability, this heavier nuclei has the tendency to break into smaller nuclei. As a result, enormous energy is released. This concept is used. This is known as the nuclear fission, and this concept is used as the atom bomb. Is it clear? सर एनर्जी रिलीज अरे यहाँ पर पहुँचने के लिए एनर्जी रिलीज करेंगे तब ना पहुँच पाएंगे, और यहाँ पर पहुँचने के लिए ये जुड़ करके एनर्जी रिलीज करेगा तब यहाँ पहुँचेंगे। सर अभी जो आपने बताया फ्यूजन था ना, फिशन है, ये फ्यूजन था। पहले कंसंट्रेट रखो दिमाग को, पहला फ्यूजन था हाइड्रोजन बम, अभी जो आपने बताया ये फिशन। दिस इज FISSION न्यूक्लियर फिशन। Here you see
The heavier nuclei like uranium has the larger energy. तो larger energy है, has the lesser binding energy than this. So this is less stable. For greater stability, the heavier nuclei has a tendency to break into smaller nuclei. This is known as the nuclear fission. इसे nuclear fission कहते हैं. This concept is used in the atom bomb. यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो एनॉर्मस बेरियम और प्रोटॉन में ब्रेक होता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और 3 न्यूट्रॉन अदर यूरेनियम को ब्रेक करते हैं और लगातार ऐसे एनर्जी निकलती है, एनॉर्मस एनर्जी रिलीज, दैट इज नोन एज द एटम बम. यही एटम बम होता है. अच्छा एक चीज और है कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है. न्यूक्लियर डेंसिटी जरा देखना. 31 अभी कितना मिनट? 31 तो न्यूक्लियर डेंसिटी देख लो. न्यूक्लियर डेंसिटी here we know that the nuclear site is directly, nuclear site depends upon the mass number. We know that the nuclear size depends upon the mass number and volume of the nucleus directly proportional to the mass number. Volume of the nucleus is directly proportional to mass number. Therefore, R is directly proportional to a की power 1/3. So R is equal to R naught a की power 1/3. Is it clear? Here, if m be average mass of of a nucleon then total mass of nucleus it is equal to ma. Total mass of nucleus it is equal to ma. So the nuclear density is equal to nuclear density rho nu. It is equal to mass of nucleus upon volume of nucleus. Mass of nucleus upon volume of nucleus. It is equal to ma upon 4/3 pi r cube. Rho nu मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डेंसिटी. Therefore, this nuclear density rho is equal to ma upon 4/3 pi. R को लिख सकते हो R नॉट a की पावर 1/3 का होल क्यूब. अभी हमने जस्ट डिराइव किया था. Yes, sir. So this is equal to 3ma upon 4 pi R naught cube into a. This a cancelled out. So rho nucleus it is equal to 3m upon 4 pi R naught cube. Thus, the nuclear density is independent of the mass number. Thus, the nuclear density is independent of the mass number. Nuclear density is independent of the mass number. एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एटॉमिक मास को अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए, what will be effect on the nuclear density? Does not affect. क्लियर? Yes, sir. तो ये चीज है एग्जाम में ऐसे ही 1 मार्क में पूछा जाता है और इसको आप